देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। गैरसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र की शुरुआत हुई है और हंगामेदार रह सकता है। ये देखिए बजट सत्र, विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हुआ है और विपक्ष ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस गैरसैंण विधानसभा का घेराव करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले का मुद्दा भी उठा सकता है विपक्ष। विधानसभा का बजट सत्र देखिए शुरू हो चुका है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तमाम तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार का घेराव करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि 80,000 करोड़ के बजट की क्या खासियत है। 15 मार्च को साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाएगा। देखिए सत्र की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन बजट पेश 15 तारीख को किया जाएगा। सरकार 80,000 करोड़ से अधिक का बजट इस बार पेश करने वाली है, जिसे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास का है ये बजट। इसके बाद बजट सत्र के दौरान 10 विधेयक पेश किए जाएंगे सरकार की ओर से, जिन्हें पारित कराना सरकार के लिए मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करने के लिए कई मुद्दे लेकर आ चुका है। इनमें से अगर हम देखें तो 6 पुराने हैं और 4 नए विधेयक हैं, जिन्हें पास कराने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोधी कानून लागू होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल हो रही थी, पेपर आउट हो रहे थे, इसको लेकर भी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी रखने की कोशिश यहां पर की जाएगी। मतांतरण कानून में संशोधन भी यहां पर किया जाएगा। ये जो बजट पेश किया जाएगा, सत्र की शुरुआत हो गई है, उसमें क्या खास रहने वाला है? कथित भर्ती घोटाला, ये विपक्ष का मुद्दा है। जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। युवाओं पर जो लाठीचार्ज किया गया था, जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया था, इसे भी विपक्ष मुद्दा बनाने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार का घेराव करता रहा है। अब ऐसे में सरकार के अपने तर्क हैं, आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। बेरोजगारी को लेकर भी देखिए, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी, यहां तक कि आपने देखा कि पेपर आउट हुए, जिसके बाद ही कहा गया कि एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ परीक्षाओं में पेपर आउट हो रहे हैं, जिससे मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। जोशीमठ का मुद्दा जिस तरह से भू धसाव वहां पर हुआ, उसके बाद सरकार की ओर से एक नए जोशीमठ को बनाने की बातें कही गई। बहरहाल क्या प्लान रहेगा, इसको लेकर भी एक मामला है। अडानी के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में भी अडानी का मुद्दा जो है वो सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जाएगा, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार सरकार का घेराव हो रहा है। उत्तराखंड में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारियों में है और इस बीच कांग्रेस सहित कई संगठनों ने विधानसभा कूच करने का आह्वान किया है, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिए, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से पुलिस प्रशासन को आगे कर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया गया। हमारा जो मुख्य मुद्दा है ये है पुरानी पेंशन बहाली का, क्योंकि कुछ विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, अपने आप तो 2-3 पेंशन खा रहे हैं और हम लोगों का जो भविष्य है वो बाजार के हवाले कर दिया। तो हम केवल अपने लिए नहीं, हर नागरिक के लिए, हर कर्मचारी के लिए जो कि पुरानी पेंशन से बहाल नहीं हैं, उन सब की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज गैरसैंण जुलूस में जा रहे हैं। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जैसे 1-2 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, आप हमारे उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल की। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही जो है निर्णय ले लिया था कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड सरकार ने बजट सत्र को जो है चलाने के लिए जो डेडलाइन तय की है, आज 13 तारीख से शुरू है और ये 18 तारीख तक कहने की बात है। लेकिन लगता है कि अधिकारी जो है इस समय
खाली गैरसैंण में रस्म अदायगी के लिए सरकार और अधिकारियों ने मन बना रखा है। और कांग्रेस का जो विशाल प्रदर्शन की हमारी जो अपील थी पूरे प्रदेश से, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उमड़ घुमड़ के कुमाऊं मंडल से भी, गढ़वाल मंडल से भी भारी तादाद में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश, देखिए विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया है। सरकार के पास 10 विधेयक हैं जिन्हें वो पास कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के भी मुद्दों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। जी बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन हंगामेदार बजट है क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पर हमला कर रहा है। उनकी भी कई ऐसी मांगे हैं, सरकार के साथ मामला है, लगातार बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे, उनके समर्थन में कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रही है। और आज फिर विधानसभा में कांग्रेस द्वारा एक बड़ा आंदोलन वहां पर देखने को मिल सकता है, सड़कों पर आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंण पहुंची हुई है और उनमें शुरू की जो पहली बैरिकेडिंग है वहां पर उनको रोक लिया गया है। बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अब से पहले पार्टियों का अक्सर मुद्दा ये होता था कि गैरसैंण को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब जब गैरसैंण में इसका आयोजन हो रहा है सत्र का, तो यहाँ पर भी विपक्ष तमाम मुद्दों को घेर रहा है। ऐसे में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होंगे जिनको लेकर घेराव किया जा सकता है? जिस तरह कानून व्यवस्था का मुद्दा हम देख रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जोशीमठ को लेकर भी सरकार किसी तरह के प्लान का अनाउंसमेंट यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि जोशीमठ के लोगों को इंतजार है कि आखिर कितना बजट दिया जाएगा इससे? जी बिल्कुल, देखिए आज तरीके से आज बजट सत्र यहाँ पर शुरू है, तो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जोशीमठ में जिस तरह से भू धसाव के मामले देखने को मिले, दरारों के मामले देखने को मिले, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें मुआवजा इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज ही इन सब मुद्दों को उठाने वाली है। तो वहीं बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा में गैरसैंण विधानसभा में बीजेपी सरकार के सामने अपने मुद्दों को रखने वाली है। चलिए आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित गैरसैंण में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए तमाम मंत्री और विधायक गैरसैंण पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रविवार को गैरसैंण पहुंच गए। आज सुबह भरारी सैंड स्थित विधानसभा परिसर में सूर्य नमस्कार के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक की और इस दौरान लोगों के साथ संवाद करते हुए युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। वहीं आस्था के समंदर में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला और पुष्प वर्षा के साथ चारों तरफ गुरु महाराज के जयकारे की गूंज सुनाई दी। फिर भी असीम शांति का सुखद एहसास। ये नज़ारा दरबार साहिब परिसर में झंडेजी मेले के दौरान देखने को मिला। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में 86 फीट ऊंचे और 30 इंच मोटाई वाले झंडे जी के आरोहण के साथ शुरू हुआ और इस पल के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से पहुंची संगत से दरबार साहिब परिसर पाक हो गया। बता दें कि हर साल होली के 5वें दिन दरबार साहिब में झंडे जी के आरोहण के साथ मेला शुरू होता है। 30 मार्च तक मेला चलेगा। हाँ, हमारी कोशिश है कि हर साल हम संगतों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं जुटाते रहते हैं। इस बार हमने एक बड़ा लंगर हॉल बनाया है जिसमें 3000 संगतें एक साथ में भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो दरबार साहिब के जो भित्ति चित्र हैं ये बहुत ही अनोखे हैं और भारतवर्ष में ऐसे भित्ति चित्र कहीं नहीं मिले, तो उनके संरक्षण का काम हम कर रहे हैं। उनको हमने रेस्टोरेशन किया है, तो वो भी एक उनके कुतूहल का विषय है। और बाकी दरबार साहिब को हम सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, जैसे कि ये बहुत ही ऐतिहासिक और सबसे प्राचीन स्थान देहरादून का है। यहीं से इसका इतिहास शुरू हुआ। तो ये हृदय स्थली जो है देहरादून की है। हम सबका कर्तव्य है कि इस स्थान को हम और हमारे साथ सहयोगी हितेश बने हुए हैं। हितेश, देखिए इस मेले की शुरुआत हो गई है। देश विदेश से हर कोई झंडे जी के आरोहण के साक्षी बनने के लिए वहां पर पहुंचा था। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐतिहासिक मेला है अपनी राजधानी देहरादून में।
और श्री गुरु रामराय का जो दरबार है झंडे जी, वहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बहुत ही देश दुनिया से जो संस्थान है वो यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके से कुछ आज से नहीं पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर जो महंत थे देवेंद्र दास, उनके नेतृत्व में यह झंडे जी का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। तो यही वजह है कि जो देश दुनिया के जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी आस्था का केंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। ब्रजेश पाठक ने कानपुर की घटना को निंदनीय बताया और कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता ने उन्हें 4 चुनाव में नकार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे ले चलते हैं आपको। की बात करते हैं तो किस रूल में और एक व्यक्ति और दूसरे सदन का सदस्य है और उसके बारे में यहाँ पर एलिगेशन लगाना और उनके भाषण को अपने ढंग से पेश करना, एक काम सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीज़ें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है, क्योंकि हर एक ऑटोनमस बॉडी का वो मिसयूज कर रहे हैं, हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे ऐसा नहीं होना कि अर्लियर you felt ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad, but these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे,
उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्हों आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी, ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में, उन्होंने वहाँ क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए। तो विपक्ष की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा थे। फिलहाल विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव किया है सदन में, और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। चलिए अब रुक करते हैं एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों का। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां एक कारोबारी के बेटे से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पंजाब के चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कारोबारी ने जान को खतरा जताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है, और इसके बाद एसएसपी ने पुलिस और एसओजी को इस मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए। तहरीर कोतवाली नगर में प्राप्त हुई थी। हरिद्वार नगर क्षेत्र के व्यापारी हैं जिनको फ़ोन एक अज्ञात व्यक्ति का आया और 20 लाख रुपए की मांग की गई है। तो इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है नगर कोतवाली में और विवेचना प्रचलित है। जी, अभी तो विवेचना क्योंकि प्रचलित है, तथ्य को कलेक्ट किया जा रहा है पुलिस द्वारा, तो जैसे ही इसमें कोई भी हमको सबूत मिलते हैं, पुष्टिकारक तथ्य मिलते हैं, तो विवेचना उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये बनाम अज्ञात है और उस नंबर की जाँच की जा रही है। वहीं देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से सुषमा स्वराज पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की उन प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में एक बेहतर कार्य करने के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को बधाइयां दी और कहा कि इस प्रकार के सम्मान प्रदेश की महिलाओं को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें इस बार विशिष्ट ये है कि हमारी देश और विश्व की नेता सुषमा स्वराज महिलाओं की प्रेरणा, उनके नाम से हम सुषमा स्वराज अवार्ड से अपने हर जनपद में 10 से 20, 25, 30 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो विशिष्ट कार्य कर रही हैं, और विशिष्ट जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर यहाँ पर आज अवार्ड दी, जो विशिष्टताएं प्राप्त करने वाली मातृशक्ति है उन सभी को सम्मानित किया गया है, उनका प्रोत्साहन किया गया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मातृशक्ति के लिए काम कर रही है, और राज्य की सरकार भी इसके निर्देशन में अनेकों योजनाएं लेकर आ रही है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग पूरे देश में उठ रही है। इसी कड़ी में लक्सर जिले में प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा और हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जोध सिंह पुंडीर के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अजय वर्मा ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हम किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्षधर नहीं है। ये कार्य संसद या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन इनका सम्मान करता है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के तत्वाधान में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए देश के 50 जिलों से आंदोलन शुरू हुआ है। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले का सौभाग्य है कि हमें हरिद्वार वालों को ही अवसर मिला, और इस आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोगों ने संबोधित राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था। दूसरे चरण में हमने मानव श्रृंखला बनाकर पूरे देश में 50 स्थानों पर कम से कम, नहीं तो उससे ज़्यादा भी, जैसे ऋषिकेश वगैरह में भी हुए हैं आंदोलन और देहरादून में भी हुआ है प्रदर्शन, उस प्रकार से 50 जिलों से शुरू ये कार्य अब धीरे धीरे आकार लेने लगा है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के भाई अजय वर्मा जी की अगुवाई में उत्तराखंड से मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हम इससे भी बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
वहीं रुड़की विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों के बीच बहस का वीडियो वायरल है। मामला हरिद्वार नगर के कोतवाली इलाके का है, जहां विधायक प्रदीप बत्रा अपनी गाड़ी से एक मीटिंग को अटेंड करके सीसीआर टावर आए थे। मीटिंग से वापस लौटते समय कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी स्वराज सेवा दल के पदाधिकारी की गाड़ी से हल्की सी टकरा गई, जिसके बाद स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विधायक को घेर कर काफी हंगामा किया। इस पूरी बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। आप लोग हमको धमका रहे हैं, तो जोरी-जोरी ऊपर से सीना जोरी विधायक के खाली लोग बैठे हैं और विधायक मुझको धमका रहे हैं, हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा है। जब हमने भाजपा की जो नीतियां दिखाई तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए आ गए, मुकदमा करवा देंगे विधायक बोल रहे हैं। और जो हमें डरा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से कि मुकदमा करा देंगे, इनकी वीडियो बनाई तो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।